जनाजे से वापसी के बाद पसी के बेहद इसरार पर मैंने चाय का एक कप पिया और वापस होटल आ गया तो मालूम हुआ कि चीनी दोस्त मरियम की वालिदा की लाश लेकर सीधे चंगा होटल चले गए हैं और उन्होंने ही मरियम के वालिद को इसके हादसे की खबर भी सुना दी थी। मरियम का वालिद भी अपने घर चला गया था। दूसरे रोज़ मरियम की वालिदा को भी इसके पहलू में दफन कर दिया गया। मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मरियम कार हादसे में फौत नहीं हुई बल्कि उसे जहर के इंजेक्शनों से हलाक किया गया है और ये इंजेक्शन देने में हर इस मजाज इस अथॉरिटी का हाथ है जो काठमांडू में बिलावजह मेरे क़याम को तोल दे रहा है। कभी मैं कहता हूँ हो सकता है कि शादी के बाद मरियम का रवैया मेरे साथ बदल जाता और इसकी मोहब्बत में शिद्दत नहीं थी जो अब थी और कुदरती चाहती थी कि अब हम एक दूसरे से जुदा हो जाए। मरियम तो चंद लम्हों की तकलीफ सहकर आराम धीरे सो गई। शायद कुदरत अभी अभी मुझ पर मेहरबान थी जो मजीद मुझे मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। 20 मई को मरियम के घर में दोनों माँ बेटी की साल सवाब के लिए महफिल हुई जिसमें सब माजरों ने अलावा पसी ने बेमाया खाना शिरकत की। मैंने चीनी दोस्तों और गोरकों से हादसे की तफसील पूछी तो चीनी दोस्तों ने मरियम के वालिद के ज़रिए और गोरकों ने मुझे अंग्रेज़ी में बताया। दोनों के बयान के मुताबिक चीनी साथियों की गाड़ी आगे की और दरमियान में मरियम की गाड़ी और पीछे होटल की वैन थी। इनके मुताबिक सब गाड़ियाँ अपनी स्पीड से चल रही थी कि एक खतरनाक मोड़ काटते हुए मरियम शायद इस ट्रेन पर काबू न रख सकी और इस गाड़ी गहरे कड़े में जा मेरे खरीद कर पहुंचने पर भी उन्होंने किसी किस्म की तकरीबकारी या किसी दुश्मन के हमले की निशानदेही नहीं की। मैंने अपनी तसलसल के लिए हादसा वाली जगह पर जाकर देखा गाड़ी के टायर बिल्कुल सही हालत में थे। विंडो शीशा और गाड़ी के बाकी शीशे कुछ सलामत और कुछ टूटे हुए थे। इन पर गोली का कोई नाम निशान तक न था। ब्रेक भी दुरुस्त हालत में थी। अगर मुझे ज़रा सा भी सबूत मिल जाता कि इस हादसे में दुश्मन का हाथ है तो मैं भारतीय सफारतखाने और इसकी सारे अमले का नाम निशान तक मिटा देता। हादसे में किसी के भी मुलविस होने का कोई सबूत न था। चेंगो के ट्रक का एक्सल वाकई टूटा हुआ था। हादसे में कहीं भी कोई ऐसा झोल न था कि इसमें किसी दुश्मन का हाथ हो। सरदार हरनाम सिंह के दूसरे दिन पता चला वो मेरे होटल आया और गले लगकर उतारा। मेरी एक तरफ दुनिया उजड़ गई थी। मैं शदीद सदमे में था। चंगुआ से लाया हुआ सारा सामान मैंने वापस भेज दिया। मैंने सारे गोरखा चौकीदारों को फारिग कर दिया। हरनाम सिंह के भतीजों को भी बड़ी मुश्किल से वापस भेज दिया और होटल के पालतू कमरे भी कैंसिल करवा दिए। मैंने चीनी दोस्तों को भी वापस भेजना चाहा मगर वो मरियम के वालिद को ले आई जिसने बताया कि उनके जिम्मे है कि जब तक आप काठमांडू में रहेंगे ये आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ रहेंगे और वो इस हुक्म के पाबंद है। मैंने मजीद एतराज़ नहीं किया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सिर्फ चीनी दोस्तों और मोहसिन के अलावा बाकी किसी से नहीं मिलता। दिल घबराने पर अचानक कमरे से निकलता और गाड़ी लेकर पोल लेता और मरियम की कब्र पर जाकर बैठ जाता और दुआ करता रहता। मेरे चीनी साथियों ने इसकी खबर मरियम के वालिद को दी तो इसने मेरे लिए कुरान पाक भेज दिया और कहा कि रोज़ाना इसके पढ़ा करो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके पढ़ने से मुझे सुकून मिलने लगा। मैंने कुरान पाक को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होता गया। जून के 16 तारीख थी। सुबह मुझे पाकिस्तानी सफारतखाने की मिलिट्री अटैची का फ़ोन आया कि मुझे आज ही पाकिस्तान के लिए रवाना होना है, इसलिए अपनी तैयारी कर लो और किसी को भी मेरी रवानगी का इल्म नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हुआ कि न तो मेरे महकमे ने मुझे इस बारे कोई इत्तला दी है और न ही सफीर साहब ने कोई इशारा दिया है। फिर मेरी रवानगी को पोशीदा क्यों रखा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही सफारतखाने का एक रुकन मेरे पास होटल में आया और मुझे सफीर साहब का ख़त दिया। ख़त में मेरी पासपोर्ट साइज पिक्स पूरी तलब की गई थी और मुझे 3 बजे सफारतखाने पहुंचने और अपनी रवानगी को राज रखने की पुरजोर तलकीन की गई थी। मैंने जल्दी अपना सामान 2 सूटकेसों में पैक किया। होटल की लाकर से तमाम रकम निकाली। होटल वालों के पास मेरा अभी 2000 जायद एडवांस जमा था। 2000 को वैसे ही छोड़ा और होटल इंतजामिया को चंद रोज़ के लिए काठमांडू से बाहर जाने का कहकर 3 चीनी साथियों को लेकर होटल से अपनी वैन में बैठकर रुखसत हो गया। सबसे पहले मैं मरियम की कब्र पर गया। मुझ पर इतना बड़ा सानिया गुजर गया था लेकिन अब तक मेरी आंखों से आंसू का एक खतरा भी न निकला था। ज़बत की कुछ ऐसी आदत हो गई थी कि अंदर ही अंदर दम पकता रहता। लेकिन मरियम से अलविदा होते वक्त ज़बत के सारे बंधन टूट गए। आंसू की एक ऐसी जड़ी लगी कि तमते न तमती थी। अपने साथ में इतने फूल लाया था कि मरियम की सारी कब्र इन फूलों में ढक गई थी। आखिरी पातिया का सवाब पेश करके मैं सीधा शेर पंजाब होटल सरदार हरनाम सिंह के पास गया और उसके गले मिलते हुए आहिस्ते से इसके कान में कहा कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी रवानगी को राज में ही रखे। मोहसिन भी वही बैठा हुआ था। वहीं से इसको भी साथ लिया और चंगवा रेस्टोरेंट चला गया। मैंने माजरों के लिए पैसों का बकाया लिफाफे मरियम के वालिद को दिए कि जाने वाले माजरों में तकसीम कर दे। मोहसिना और बुजुर्ग शायर के लिए रखे हुए पैसे 20,000 मरियम के वालिद से लेकर मोहसिन को हवाले किए और $15,000 और बकाया तमाम भारतीय करेंसी मरियम के वालिद को दे दी और अपनी वैन भी बतौर तोहफे तहरीरी तौर पर लिख कर दे दी। ये रुपया और वैन में मरियम का नेमोल बदल तो न था लेकिन बड़ा पे में इसकी कुछ काम तो ज़रूर आ सकता था। वहीं पर मैंने 3 लिफाफों में $5,000 रखे। मेरे पास अब सिर्फ $100 रह गए थे।
वहाँ से फारिग होकर हम सीधा सफारतखाने पहुँचे। मैंने वैन बाहर ही खड़ी कर दिया और अपने 2 बैग लेकर सीधा सफीर साहब के पास चला गया। वो मेरे लिए मुंतज़िर थे। उन्होंने बताया कि कल शाम उन्हें नेपाली वज़ारत ख़ारिजा में बुलाया गया था, जहाँ नेपाल के वज़ीर ख़ारिजा ने उन्हें भारतीय वज़ारत ख़ारिजा और भारतीय सफारतखाने के 2 ख़त दिखाए थे, जिनमें ये तारीख था कि आसिफ अली नाम से काठमांडू में रहने वाले सिविलियन और माजर नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस है, जो भारत में फौजी तनसीबात को तबाह करने और कई फौजियों और शहरों को तबाही का जिम्मेदार है, उसे फौरी तौर पर भारत के हवाले किया जाए। धमकियामीज़ लहजे में ऐसा न करने की सूरत में नेपाल से ताल्लुकात ख़त्म करने और बुरे नताइज भुगतने का मुद्दा सुनाया गया था। नेपाल अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से हर बुरे मामलात में भारत का मोहताज है। इस बारे में नेपाली वज़ारत ख़ारिजा का ख़त भी सफ़ीर साहब ने मुझे दिखाया, बकौल इसके कि नेपाली वज़ारत ख़ारिजा को इसने भारत के मुल्क पर लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि आसिफ अली एक पुरअमन शहर है। दोनों ममालिक के खुशगवार ताल्लुकात की वजह से हमारे सफ़ीर ने मुझे 2 रोज़ के अंदर नेपाली वज़ारत ख़ारिजा के हवाले करने का वादा किया था कि वो खुद मेरे मुतल्लिक़ छानबीन कर सके। वापसी पर हमारे सफ़ीर ने एक बड़े और पाकिस्तान के हमदर्द मुल्क के सफ़ीर से रब्ता किया और आज मुझे काठमांडू से बहिफाज़त निकालने के इंतज़ाम किए। मेरा वन वे पासपोर्ट और राइल नेपाल एयरलाइन का टिकट जो सफ़ीर के टेबल पर पड़े थे, उन्होंने वो मेरे हवाले किए। पासपोर्ट पर मेरा नाम रियासत अली लिखा हुआ था। मिलिट्री अटैची भी इतनी देर तक वही पहुँच गए। ठीक 3 बजे दोस्त मुल्क की सियाह शीशू वाली सफारती गाड़ी हमारे सफारतखाने में पहुंच गई। मुझे बताया गया कि दोस्त मुल्क के सफारतखाने के ज़रिए मुझे इमिग्रेशन और सामान चेक के बगैर जहाज़ में सवार करवा दिया जाएगा। मैंने ये सुनकर अपना एयरबैग बजाय सफारतखाने के डाक में भेजने के अपने साथ ले जाने मुनासिब समझा। सफ़ीर साहब मिलिट्री अटैची और ट्रांसमीटर ऑपरेटर के गले मिलकर मेरे सफारतखाने से बाहर आ गया। मुहसिना और 3 चीनी दोस्तों को गले मिलकर चीनी दोस्तों को 5-5 हज़ार वाले 3 लिफाफे ज़बरदस्ती थमा कर मैं काली शीशों वाली गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में ड्राइवर के साथ इसी सफारतखाने का एक मेरे साथ हमारे सफारतखाने का एक रुकन बैठा हुआ था। सफारतखाने की गाड़ी जूही बाहर निकली, भारतीय सफारतखाने की एक गाड़ी ज़रा फासले पर खड़ी दिखाई दी और इस गाड़ी में बैठे मेजर बासु को मैं फौरन पहचान लिया। मेजर बासु की गाड़ी ने कुछ देर हमारा ताक़ुब किया और जब हम एयरपोर्ट की सड़क पर पहुंचे तो वो नीचे मोड़कर फौरन गायब हो गई। हम एयरपोर्ट पर पहुंचने तो ड्राइवर के साथ बैठे शख्स ने मेरा पासपोर्ट और टिकट दिया। इन्हीं की एक गाड़ी वहाँ पहले से मौजूद थी। इसमें बैठे 2 आदमी ने मेरे दोनों सूटकेस उठाए। 15 मिनट के अंदर वो शख्स मेरा बोर्डिंग कार्ड और सामान का बैगेज कार्ड लेकर आ गया। इस दौरान मैंने देखा कि मेजर बासु फिर एयरपोर्ट पर आ गया था और हमारा पीछा करते हुए वापस इसलिए मुड़ गया था कि अपने सफ़ीर को मेरी रवानगी का बताए और मुझे रोकने का बंदोबस्त करे। 4 बजने से ठीक 10 मिनट पहले हमारी गाड़ी एयरपोर्ट पर खड़ी जहाज़ के करीब पहुंची। मुसाफिर के लिए लगाई गई सीढ़ियाँ हटाई जा चुकी थी। मैं कॉकपिट की सीढ़ियाँ के ज़रिए जहाज़ में दाखिल हुआ। गाड़ी के पास ही खड़े राइल नेपाल एयरलाइंस के मुलाजिम ने बोर्डिंग का पास एक हिस्सा अलग किया और मुझे दे दिया। जहाज़ की सीढ़ियाँ चलते हुए मैंने 3 दोस्तों को अलविदाई हाथ लहराए। मेजर बासु भी आग बरसाती आंखों के साथ कुछ दूर खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने इसकी तरफ भी देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर बाय बाय कहा और एक हवाई बोसा भी उछाल दिया। फ्लाइट ने ठीक 4 बजे रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। जहाज़ फिज़ा में बुलंद हो गया। इसकी मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक से पाकिस्तानी सफारतखाने से कराची का टिकट लेना था। तकरीबन 7 घंटे की परवास के बाद हमारे जहाज़ बैंकॉक के एयरपोर्ट पर उतरा था। रात में निका डोरा होटल में बसर की। अगले रोज़ पाकिस्तानी सफारतखाने गया। उन्हें मेरी आमद की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। 2 रोज़ बाद मुझे PIA की फ़्लाइट का कन्फर्म 1 साइड टिकट दिया गया। कराची पहुंचा तो सिक्योरिटी के साथ ही मेरे महकमे का एक अफसर और चंद जवान खड़े थे। इनकी मायत नमा हिरासत में हम अगले रोज़ लाहौर पहुंचे, जहाँ मुझे CMH में एडमिट कर दिया गया, जहाँ इलाज के साथ साथ बड़े शरीफाना अंदाज में और दोस्ताना माहौल में दिल्ली, बम्बई और काठमांडू से भेजे गए रिपोर्ट्स की रोशनी में इंटरोगेशन की गई। 19वीं रोज़ मुझे आल ओके का मुझे सुनाकर गले लगा लिया गया। इस रोज़ हम बसीरपुर के लिए रवाना हो गए, जहाँ सेफ हाउस के एक सील में वह गद्दार कोरियर कैद था जिसने मुझे DMI की हाथ पकड़वाया था। मुझे जिंदा सलामत देखकर वो खूब से कामने लगा। सील से काफ़ी दूर नीर के किनारे पर उसे हमारी तरफ पुश्त करके खड़ा कर दिया गया और मुझे एक रिवाल्वर देकर कहा गया कि सारी गोलियां इसके जिस्म में दाखिल कर दो। मैंने रिवाल्वर हाथ में पकड़ा और इसकी तरफ सीधा किया, मगर मुझसे फायर न हो सका। मैं इंतकाम और गुस्से की शिद्दत में था, मगर फिर भी मुझसे गोली न चल सके और मेरा रिवाल्वर वाला हाथ नीचे झुक गया। मैंने अपनी साथी अफसर से कुछ कहना ही चाहता था कि हमारे साथ आए 2 मुसल्लह जवानों के अफसर ने इशारे किया और उन दोनों से इस पर गोलियां की फुजाल कर दी। वो गद्दार वही ढेर हो गया। इसके बाद इसकी लाश नीर में बहा दी गई। अगले रोज़ हम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां मुझे क्लास A सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया और 3 माह की रुख़्सती दी गई। मैं जितने हथियार, गैस सिलेंडर, जहरीली सुइयां साथ लाया था वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहकर मुझसे ली गई। इस्लामाबाद से ही मैंने अपने घर
अपने घर अपने आमद की तार बेच दी। घर पहुंचे तो वालिदा ने गले लगाए रखा और मेरा सर था, अम्मा था, चेहरा ऐसे चूम रही थी जैसे माँ अपने शिरख्वार बच्चे का चूमती है। मेरा बेटा शुजा जिसने मेरी रवानगी के वक्त पहली बार मुझे अबू कहकर पुकारा था, अब स्कूल जाने लग गया था। मेरी बीवी ने मेरे मुतल्लिक़ सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे इतना अरसा दूर रहने के शिकवे और फिर खानगी झगड़ों और अपनी मासूमियत और बेगुनाही की दास्तानें सुनानी शुरू कर दी। हालांकि कि मेरी वालिदा ने एक लफ्ज़ भी इसके बारे में नहीं कहा। 10-12 रोज़ में ऐसे माहौल से घबरा कर रावलपिंडी चला गया और अपने कॉलेज दौर के दोस्तों के साथ अपना गम गलत करने की कोशिश करने लगा। 3 माह की रुखसत के बाद मैंने अपनी दफ्तर हाजिरी दी तो मुझे रावलपिंडी और लाहौर में ऐसे मिशन सौंपे गए जिसे किसी MA के स्टूडेंट को प्राइमरी क्लास में बिठा दिया गया हो और मैंने मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया और बड़ी मुश्किल से 3 माह की जदोजहद के बाद मुझे मेडिकल ग्राउंड पर रिलीज दे दी गई। 1 साल तक मुल्क से बाहर जाने पर मुझ पर पाबंदी रही। उस अरसा मैंने पेशावर में एक दोस्त के साथ चीन होटल्स एंड रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर के तौर पर काम किया। इस दौरान मुझे एक मुखलिस दोस्त के बेहद मुश्किल और नामुमकिन काम को सर अंजाम देने के लिए फिर थाईलैंड, मलेशिया, बर्मा, आसाम और बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले पर जाना पड़ा। ये इंतहाई मुश्किल और कठिन दास्तान जानबाज के इनवान से अनकरीब कायरीन की नज़र की जाएगी। बाहर जाने पर पाबंदी ख़त्म हुई तो मैंने पासपोर्ट बनवाया और बिजनेस वीज़ा पर सऊदी अरब चला गया, जहाँ 7 साल से ज़्यादा दला एफको कंपनी में बतौर एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ हवाई अड्डों मसलन QCNB और जाहिर खमीस मस्जिद पर मुलाजमत की। वहाँ से जी उगता गया तो मैं सिंगापुर चला गया, जब तकरीबन 8 बरस एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर ओवरसीज सेल डायरेक्टर काम किया। इस दौरान मुझे ऑस्ट्रेलिया से लेकर आधे यूरोप, जनूबी मशरक़ी एशिया और मिडल ईस्ट के सारे ममालिक जाने का मौका मिला। खानगी कैंसर जब लाइलाज हो गया तो 1989 में मेरी अपनी बीवी से कानूनी तौर पर शरई अलहदगी हो गई। भारत से वापसी के बाद मेरा दूसरा बेटा वक़ार पैदा हुआ। 94 में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गई। वालिदा को वालिद की कब्र के साथ दफन कर दिया। बेटों की जिम्मेदारी चूंकि मुझ पर थी, लिहाजा मैं सिंगापुर से बार बार पाकिस्तान आने लग गया और फिर ऐसी लंबी छुट्टी ली कि आज तक वापस नहीं आ गया। तो नाज़रीन, ये है हमारे अज़ीम मारखोर सलीम अब्बास की दास्तान, जिनके नाम से आज भी इंडियन इंटेलिजेंस कांपती है। सलीम अब्बास शाह गाजी को आज भी हमारे खुफिया इदारे याद करते हैं और आपकी तेज दिमाग और बहादुरी की दाद देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनकरीब हम एक ऐसे नावल को शुरू करने वाले हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।